प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भावना श्रीमाली, प्रोफेसर SMB गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा, सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चीन की कला। चीन की कला की प्रथम यूनिट में आपने पढ़ा था चीनी चित्रकला के बारे में। चीन के 6 सिद्धांत षडंग को पढ़ा था आपने। उसके बाद में आपने सुंग राजवंश पढ़ा, थांग शासनकाल पढ़ा, 5 राजवंश पढ़ा, शुंग काल पढ़ा, युवान काल पढ़ा। आज पढ़ने जा रहे हैं हम मिंग काल। मिंग काल क्या है? मिंग काल के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाह रही हूँ। मिंग काल जो है, मिंग काल कुछ समय पूर्व मिंग काल तथा चिंग कला को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था, किंतु अब उसकी प्रचुर सामग्री प्राप्त होने से यह मत परिवर्तित हो गया है। चुंग युवान चांग, जो गडरिये से सन्यासी, लुटेरा, डाकू, सरदार और फिर शासक बन बैठा था, ने अंतिम युवान शासक को भी भगा दिया और स्वयं मिंग शासन की नींव रखी। उसने नानकिंग को राजधानी बनाया और बेंकाल झील के 5 मंचूरिया तक का क्षेत्र 4 वर्ष की अवधि में ही हस्तगत कर लिया। उसके संरक्षण में राज्य में पर्याप्त समृद्धि हुई। 1419 ईस्वी में तीसरे मिंग शासक ने पुनः बीजिंग में राजधानी स्थानांतरित की और उसे वह विस्तार दिया जो आज हम देखते हैं। मिंग शासन शक्तिशाली किंतु भ्रष्ट था। उसमें भव्यता थी किंतु कल्पनाशीलता का अभाव था और कहीं कहीं फुहड़पन भी था। अतः इस समय मौलिक सृजन के स्थान पर परंपरावादिता को प्रश्रय मिला। इसके फलस्वरूप चित्रकला अकादमीवाद में जकड़कर निर्जीव होने लगी। दरबार के बाहर के विद्वान, शौकिया कलाकार तथा संग्रहकर्ता स्वतंत्र प्रयत्न में लगे, जिन्होंने पिछले युग की प्रगतिशील प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाया और शुंग काल तथा युवान काल की श्रेष्ठ कृतियों का संग्रह किया। इनके द्वारा चित्रकला और कविता का संबंध और भी गहरा हुआ। मिंग दरबार में कोई भी ऐसे व्यक्तित्व वाला चित्रकार नहीं था जो अकादमिक साहित्य कला धाराओं में मध्यस्थता कर सकता, जैसा कि युवान काल में चाओ मेंग फूंग था। साहित्यिक चित्रकार दरबार से दूर ही रहे। मिंग शासकों ने चित्रकला परिषद को हानलेन अकादमी का एक उपभाग बना दिया था, किंतु अब यहाँ सांस्कृतिक वातावरण नहीं था। शाही हिजड़ों के निदेशालय के अधीन इनका कार्यालय रखा गया। जो चित्रकार शासकीय आचार संहिता का पूरी तरह पालन करते, उन्हें उच्च सैनिक सम्मान दिए जाते, किंतु मनी मन सभी चित्रकार अपने जीवन के लिए चिंतित रहते थे, क्योंकि कलाकारों को दंडित भी किया जाता था। इससे स्पष्ट है कि मिंग दरबार की परिस्थितियाँ मौलिक सृजन के हेतु अनुपयुक्त थी। तांग चीन का तो यही दोष था कि उसने एक चित्र में मछुए के वस्त्र में लाल रंग भर दिया था, जो केवल अधिकारियों के वस्त्रों में ही भरा जा सकता था। इस बात पर उसे दरबार से निकाल दिया गया। मिंग शासन चीन के ही मूल निवासी थे, अतः राष्ट्रीय पुनरुत्थान की भावना से इस युग में प्राचीन परंपरा की ओर देखा गया। कला के नियमों की व्याख्या हुई और विद्वता एवं प्रतीकात्मकता का महत्व बढ़ा। स्वयं चित्रकार तथा उसके किसी मित्र द्वारा रचित कविता या गद्य की पंक्तियाँ चित्रों पर बड़े अक्षरों में लिखी जाने लगी। कला के प्रति श्रद्धा आदर का एक स्तर निश्चित किया गया। इससे कला में व्यक्तिगत भावों का कोई स्थान नहीं रहा। दरबारी चित्रकला की यही स्थिति थी। युवान युग में कुछ कलाकार इस समय भी जीवित थे। प्रिय विद्यार्थी, जिन्होंने प्राचीन परंपरा को नए कलाकारों से परिचय कराया। इसमें वांग मिंग जो था वो प्रमुख था। नए कलाकारों ने प्राचीन की केवल अनुकृति ही नहीं की, उनके कार्य की अनेक व्यक्तिगत विशेषताएं हैं।
इस युग में निम्नलिखित अकादमिक चित्रकार प्रमुख थे। उनमें से पी एन वेनचिन जो है उनका जो टाइम पीरियड है वो है लगभग 1400 से लेकर 1440 ईस्वी तक का। यह अकादमिक शैली तथा मिंग दरबार का सबसे प्रतिभाशाली चित्रकार था, जो पशु तथा पक्षी चित्रण का विशेषज्ञ था। पक्षी चित्रण में वह प्राचीन आचार्य हुआंग चुआन से स्पर्धा करना चाहता था, फिर भी उसमें प्रतिभा नहीं दिखाई देती। उनकी विधि प्राय आलंकारिक रेखांकन करने के उपरांत आकृतियों में रंग भरने की थी। उसने समय पे वह 3 जीवित सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से एक माना जाता था। रेखांकन और रंगों की नाजुकता के कारण उसे सम्राट हुइसुंग की शैली से भी संबंधित किया जाता था। उसके पश्चात जो चित्रकार आता है उसका नाम है ल्यूची। ल्यूची जो था वो चित्रकार पीएन का शिष्य था। वेन पीएन जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है उनका एक शिष्य था ये। जापान में उसके चित्रों की अत्यधिक अनुकृति होने से वहाँ बहुत प्रसिद्ध हो गया। ये राजकीय भवन को आलंकारिक संयोजनों, स्मृत रंगों और संक्षिप्त सुनिश्चित रेखाओं द्वारा बनी आकृतियों से अलंकृत करता था। इसकी शैली रूढ़िवादी थी तथा संरक्षणों को बहुत पसंद थी। जापानियों ने अपने रेशमी स्क्रीन चित्रों में इसकी अनुकृति की है। उसके पश्चात तीसरा जो चित्रकार आता है फेमस चित्रकार, उसका नाम है लित्तेशाई। यह भी मिंग शासक जुआनसी का दरबारी अकादमिक चित्रकार था। इनकी शैली मा युआन तथा क्विंगची की कला पर आधारित थी। 1468 ईस्वी में जापानी चित्रकार शेशु चीन आया था और ली त्याई से उसने पीजी की चित्रण शैली की शिक्षा ग्रहण की थी। इस समय कलाकृतियों के संग्रह का शौक खूब था। सौंदर्य सिद्धांतों के अध्ययन में रुचि थी और प्राचीन साहित्य में विश्वकोश तैयार किए गए थे। इस समय असंख्य चित्रकारों को व्यावसायिक तथा शौकिया वर्गों में रखा गया था। प्रथम वर्ग में अकादमिक चित्रकार थे जिनके लिए उनके सम्मान सुरक्षित थे, किंतु उस समय महान माने गए चित्रकारों पर आज किसी का ध्यान भी नहीं जाता है। व्यवसायों में से शिल्पी भी थे जो कुशलपूर्वक प्राचीन अनुकृतियाँ करते थे। शौकिया कलाकार भी 2 प्रकार के थे, सुसंस्कृत विद्वान और वास्तव में कलाकार थे, और विशुद्ध शौकिया जो फुर्सत में ही चित्रकारी करते थे। इनमें कोई खास प्रतिभा नहीं थी। मिंग शासन जुआनती ने कलाकारों को पर्याप्त प्रोत्साहित किया। वह स्वयं भी अच्छा चित्रकार था और उसके द्वारा भली प्रकार से निरीक्षण के पश्चात कोमलता से अंकित अनेक पशु चित्र उपलब्ध हैं। इस समय विद्वान चित्रकारों के 2 संप्रदाय बने, एक तो वे स्कूल तथा दूसरे वू स्कूल, चे स्कूल और वू स्कूल, है ना, 2 स्कूल बने। चे स्कूल का संस्थापक ताइन चीन था। अब इनके बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। आपको मिंग शासनकाल के प्रमुख चित्रकारों के बारे में बताया और इनके जो 2 स्कूल बने थे उनके बारे में हम आपको कल अगले सेशन में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। आप मेरे को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।